तो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए इंटर, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और रिवीजन वीडियो के साथ। और आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं हमारा चौथा हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सैलरी बचा हुआ है, मुझे पता है, उसका मैं रिवीजन वीडियो अगले हफ्ते डाल दूंगा, डोंट वरी। तो आज हम लोग सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का रिवीजन पूरा का पूरा कर लेते हैं। जल्द से जल्द, कम से कम समय के अंदर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको पता है, आप सभी को पता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमारा लास्ट हेड ऑफ इनकम है। और अगर आपकी कोई इनकम पहले किसी 4 हेड में कवर नहीं होती है तो फिर आपको वहां पर उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप ला सकते हो। और अगर पहले 4 हेड में कवर होती है तो फिर आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मत लाइए, ठीक है। तो पहले आप एचपी, सैलरी, सीजी, पीजीबीपी चेक कर लो वहां पर कवर होता है क्या। होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेकर आ सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ इनकम्स देखो नीचे गवर्नमेंट ने दी है, वो सारी की सारी इनकम्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही आएगी, आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। सबसे पहली इनकम जो आपकी डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड जो शेयर से कमाते हो, यूनिट से कमाते हो, वो हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा, ऑलवेज अंडर आईएफओएस चला जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन जो सिक्योरिटीज कमाते हो, अगर आप किसी कंपनी का बॉन्ड्स खरीद रहे हो, डिबेंचर्स खरीद रहे हो, तो वो डिपेंड करता है, वो पीजीबीबी में भी जा सकता है, आईएफओएस में भी जा सकता है। अगर आपका रोज का काम है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कमाना, मतलब रोज सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करते हो, उससे इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो पीजीबीबी में चला जाएगा। लेकिन कभी कभार कमा रहे हो तो फिर आईएफओएस में चला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, दोनों हेड में भी आ सकता है। सिमिलरली अगर प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर लेट आउट करते हो, बिल्डिंग लेट आउट करोगे तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, लेकिन प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर लेट आउट करोगे तो 2 हेड में आ सकता है। अगर आपका बिजनेस है लेट आउट करने का, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, तो चला जाएगा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, बिजनेस एंड प्रोफेशन। और अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। तो ये दोनों पॉइंट्स के अंदर थोड़े से लफड़े हो सकते हैं, कभी पीजीबीपी कभी आईएफओएस, ठीक है। नेक्स्ट वाला हमेशा आईएफओएस, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड, केबीसी, वेबीसी, ड्रीम 11, ये सब कुछ हमेशा आईएफओएस के अंदर ही होगा, हमेशा आईएफओएस, ठीक है। नेक्स्ट वाला, जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन काटता है, पता है आपको, पहले एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सैलरी से कंट्रीब्यूशन काटता है, फिर अगले महीने की 15 तारीख तक पे करता है। तो जब कंट्रीब्यूशन काटता है तो उसको क्या होता है, वो उसकी इनकम मानी जाती है आईएफओएस, ठीक है। और फिर अगले महीने की 15 तारीख तक भर देगा तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसा सिमिलर पॉइंट बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी है। तो आपको सोचना पड़ेगा कब बिजनेस एंड प्रोफेशन, कब आईएफओएस। बिजनेस शुरू होने के बाद अगर ऐसा करता है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस शुरू होने के पहले अगर ऐसा करता है तो आईएफओएस। तो बिजनेस शुरू करने के पहले अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ काट के पे कर रहा है तो पहले वो उसकी आईएफओएस इनकम होगी और फिर बाद में उसको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 57 के अंदर। और अगर बिजनेस शुरू होने के बाद करता है तो पहले वो उसकी पीजीबीपी इनकम होगी, फिर उसको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 36 के अंदर, याद करना, ठीक है। तो ये पॉइंट का 2 अलग व्यू है, यहां पर भी लिखा है इफ नॉट अंडर पीजीबीपी, तो ये भी पीजीबीपी में भी आ सकता है, आईएफओएस में भी आ सकता है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मैंने आपको बताया था, अगर एम्प्लॉयर को मिलता है तो पीजीबीपी, एम्प्लॉय को मिलता है तो सैलरी, और एम्प्लॉय के घर वाले को मिलता है तो आईएफओएस। तो याद रखना आईएफओएस कब होगा, जब एम्प्लॉय के घर वालों को मिल रहा है, नॉमिनीज को मिल रहा है तो आईएफओएस मारा जाएगा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट जो कंपलसरीली आपका प्रॉपर्टी एक्वायर करती है उस पे कॉम्पेंसेशन देती है, उस पे जो इंटरेस्ट देती है, याद करो ये हमने कैपिटल गेन्स में पढ़ा था, वो भी आईएफओएस में जाता है। रिसीट बेसिस पे टैक्स होगा, जो कॉम्पेंसेशन पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो कब टैक्स होगा, जब आपको रिसीव होगा तब टैक्स होगा। और क्या रेट पे टैक्स होगा, वो टैक्स हो जाएगा एट द रेट ऑफ नॉर्मल रेट, लेकिन उसमें से आपको 50% का फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगा। याद करो, सपोज आपको 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला ऑन कॉम्पेंसेशन, तो 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 फ्लैट आपका डिडक्शन हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। गिफ्ट के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अभी। उसके बाद आपको जो बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, एफडी से इंटरेस्ट मिलता है, रिकरिंग डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिलता है, वो सब आपका आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम टैक्स का जो रिफंड मिलता है, तो रिफंड पूरा टैक्सेबल नहीं है, रिफंड में से जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो टैक्सेबल है अंडर आईएफओएस,
पूरा रिफंड थोड़ी टैक्सेबल होगा। तो इनकम टैक्स का जो रिफंड मिला उसमें से जो इंटरेस्ट मिला है, इनकम टैक्स वाले इंटरेस्ट भी देते हैं आपको 0.5% पर मंथ का, तो वो जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो इंटरेस्ट भी आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। एग्रीकल्चर इनकम जो इंडिया के बाहर कमाते हो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो इंडिया में कमाते हो वो एग्जेम्प्ट है। पूरी दुनिया की एग्रीकल्चर इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्जेम्प्ट नहीं की है, सिर्फ इंडिया में कमाओगे वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो देयरफॉर एग्रीकल्चर इनकम अगर दुबई में कमा रहे हो, यूके में कमा रहे हो, यूएस में कमा रहे हो, नेपाल में कमा रहे हो, टैक्सेबल हो जाएगा। रॉयल्टी आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। डायरेक्टर को जो सिटिंग फी मिलती है वो भी आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। फैमिली पेंशन भी आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। एमपीज और एमएलएस को जो सैलरी मिलती है वो आईएफओएस होता है, वो सैलरी नहीं होती है। और याद करो, उनको जो डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10 के अंदर, लेकिन उनकी सैलरी टैक्सेबल है, एमपी, एमएलएस और एमएलसीज। उसके बाद अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ते हो या मॉडिफाई करते हो, और वो कॉन्ट्रैक्ट किसका है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो उसकी इनकम कहां चले जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब यहां पर दो चीज है, अगर अदर देन एम्प्लॉयर से मिलता है, इफ इट इज रिसीव फ्रॉम अ पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर, ठीक है, तो वो आईएफओएस है। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयर से मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और एम्प्लॉयर ने आपको पैसा दिया, तो वो चला जाएगा सैलरी के अंदर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो तोड़ रहे हो या जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो अब पैसा किससे मिल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो सैलरी, एम्प्लॉयर को छोड़कर कोई और पैसा दे रहा है तो वो आईएफओएस में चला जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज ऑफ बैंक। सो इससे जो बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, ये बैंक का बिजनेस का पार्ट है, ये आरबीआई का रिक्वायरमेंट है, उनको थोड़ा पैसा नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज में डालना पड़ता है। तो वो जो इंटरेस्ट आ रहा है, तो गवर्नमेंट बोलती है उसको आप आईएफओएस में मत लो, वो उनका पीजीबीपी इनकम है, वो उनका आईएफओएस इनकम नहीं माना जाएगा, ठीक है। बी वेरी केयरफुल, वो उनका आईएफओएस इनकम नहीं माना जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट की। गिफ्ट में क्या क्या लेना टैक्सेबल है। सबसे पहले तो पैसा लेना टैक्सेबल है। अगर आपको किसी से पूरे साल में 50,000 रुपए से ज्यादा का पैसा मिलता है तो वो टैक्सेबल है। किसी एक बंदे से या 4-5 बंदों से मिला के, 4-5 बंदों से मिलाकर भी पूरे साल में 50,000 रुपया मिलेगा, उससे क्रॉस हो जाएगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। सपोज मेरे 5 दोस्त है, पांचों दोस्तों ने मुझे 12,000 रुपया दिया, तो टोटल कितना हो गया, 60,000। मेरी बैंड बच गई, मेरे हाथ में वो आईएफओएस है, टैक्सेबल है, ठीक है। बी वेरी केयरफुल, एक बंदे से 50,000 लेना जरूरी नहीं है, 5 बंदों से मिलकर भी अगर पूरे साल में 50,000 क्रॉस होता है तो आपके हाथ में टैक्सेबल है। सेकंड, इमोबल प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मल्टीपल पॉइंट्स है। इमोबल प्रॉपर्टी कब टैक्सेबल है, सुनो जरा बेटा। अगर मुझे किसी से फ्री में इमोबल प्रॉपर्टी मिलती है विदाउट एनी कंसिडरेशन, किसी ने फ्री में मुझे घर दे दिया, किसी ने फ्री में मुझे लैंड दे दिया, बिल्डिंग दे दिया, तो और अगर उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो मेरे हाथ में टैक्सेबल है। सपोज मेरे दोस्त ने मुझे एक जमीन दे दी, उसकी स्टैंप फ्री में दे दी, फ्री में, 1 रुपया भी मैंने नहीं चुकाया, फ्री में जमीन दे दी, और अगर उसकी वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सेकेंडली, अगर उसने मुझे फ्री में नहीं दिया बल्कि उसने मुझे सस्ते में दिया, ठीक है, उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ है और उसने मुझे 50 लाख में दे दिया, तो भी मेरे हाथ में टैक्सेबल है। लेकिन तब कब टैक्सेबल है, जब 2 कंडीशन फुलफिल करूंगा। जो डिफरेंस है वो 50,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, और जो डिफरेंस है वो 110% से भी ज्यादा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे, अगर मेरे फ्रेंड ने मुझे एक जमीन बेची, ठीक है, 1 करोड़ में बेची, तो सेल कंसिडरेशन 1 करोड़, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 1.5 करोड़। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या 50,000 से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, कंडीशन नंबर 1 फुलफिल। अब दोनों का बीच का डिफरेंस क्या 110% से भी ज्यादा है, वो भी चेक करना है, हाँ वो भी फुलफिल। अब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तो मेरे हाथ में वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है 1 करोड़ माइनस 1.5 करोड़, 50 लाख रुपया मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इसके अंदर एक और पॉइंट है, ठीक है, बी वेरी केयरफुल। कुछ लोगों के लिए ये 110% नहीं है, 120% है। अब वो खुश नसीब लोग कौन है, जो एक घर खरीदते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं। 12 नवंबर 2020 से लेकर इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, अगर आपको पता होगा आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर जाकर चेक करना, जो अपन ने क्लास में सॉल्व किया उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। अगर 12 नवंबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 के बीच में अगर आपने घर खरीदा और ये आपका पहला घर है, और ये घर का जो सेल कंसिडरेशन है वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, तो फिर आपको 120% तक का बेनिफिट मिल जाएगा आपके हाथ में। कब आईएफओएस टैक्सेबल होगा, जब 50,000 भी क्रॉस होगा और 120% भी क्रॉस होगा, तब टैक्सेबल होगा, तब तक टैक्सेबल
नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बी वेरी केयरफुल। ये किसके लिए 120% कर दिया है? सबके लिए किया है? नहीं नहीं नहीं। 12 नवंबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 के बीच में घर खरीदते हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना है, कमर्शियल नहीं, लैंड नहीं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, पहला घर खरीद रहे हो, सेल कंसिडरेशन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में 50,000 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है? तो 120% का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट गवर्नमेंट ने डाल के रखा है। तीसरा, अब हो गया पैसा, हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, हो गया। अब बात करते हैं कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज में। क्या मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट लेने पे टैक्स लगता है? नहीं नहीं, गवर्नमेंट ने लिस्ट दिया है। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज किसी से गिफ्ट पे लोगे तो टैक्स लगेगा। ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ये पूरा पीजे दास है, बाकी पूरा पीजे दास जो अपन ने कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में देखा था। ड्राइंग लोगे तो टैक्स लगेगा, पेंटिंग लोगे तो टैक्स लगेगा, स्कल्पचर लोगे तो टैक्स लगेगा, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट लोगे तो टैक्स लगेगा। बुलियन मतलब जो रॉ गोल्ड होता है, बिस्किट विस्किट, वो लोगे गोल्ड की तो टैक्स लगेगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब मैंने क्लास में बताया था आपको, ये फाइनेंस एक्ट 2022 का अमेंडमेंट है। वर्चुअल डिजिटल एसेट किसी से गिफ्ट में लोगे तो टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है सर? वर्चुअल डिजिटल एसेट बोलता है क्रिप्टो करेंसी, एनएफटीज एक्सेट्रा, वो सब चीजों को वर्चुअल डिजिटल एसेट बोला जाता है। यहां पर भी आपको अगर फ्री में मिला तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 क्रॉस होती है तो आपके हाथ में टैक्सेबल है, अगर फ्री में मिला। और अगर सस्ते में मिला, सस्ते में किसी ने बेचा, तो आपको फिर डिफरेंस देखना है। यहां पर 2 कंडीशन नहीं, सिर्फ एक ही चीज देखना है। यहां पर कोई परसेंटेज का कंडीशन नहीं है, जैसे इधर था, इधर 110% था ना, इधर परसेंटेज का कोई कंडीशन नहीं, इधर सिर्फ अमाउंट, सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू और आपके परचेस प्राइस में 50,000 रुपए से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। सपोज मान लो मैंने किसी से ज्वेलरी खरीदा और मैंने 10 लाख में खरीदा और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 12 लाख की चीज मैं 10 लाख में खरीद रहा हूं, 2 लाख सस्ते में, 2 लाख मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा, इनकम टैक्स उस पर लग जाएगा, ठीक है? तो ये है आपका गिफ्ट टैक्सेशन के कुछ प्रोविजंस। अब आगे जाकर बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा। जिस वैल्यू पे भी आप गिफ्ट टैक्सेशन भरते हो वो आपका आगे जाकर कॉस्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने मुझे एक घर बेचा, ठीक है, एक घर बेचा, कितने में बेचा? 1 करोड़ रुपए में। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 1.5 करोड़ रुपए। तो 1.5 करोड़ रुपया मेरे लिए क्या हो जाएगा? 1.5 करोड़ और 1 करोड़ के बीच का डिफरेंस 50 लाख रुपया मेरे लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है? अब आगे जाकर जब मैं ये घर बेचूंगा ना, तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 करोड़ नहीं होगा, मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1.5 करोड़ ही होगा। जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है ना, जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और परचेस प्राइस के बीच के डिफरेंस को मैंने ऑलरेडी टैक्स भरा है ना, वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मेरे हाथ में क्या बन जाएगा? मेरे हाथ में बन जाएगा व्हाट? एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मैंने आपसे घर 1 करोड़ में खरीदा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1.5 करोड़ है, लेकिन 50 लाख पे मुझे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भरना है ना। हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 50 लाख पे भरिए। आगे जाकर जब भी आप इस पर्टिकुलर असेट को बेचोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1.5 करोड़ मिल जाएगा, यहां पर चेक कर लेना, ठीक है? अब कुछ लोगों से गिफ्ट मिलने पर आपको टैक्स नहीं लगता है। जैसे 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 कुछ लोगों से गिफ्ट मिलेगा नो टैक्स। जैसे सबसे पहले रिलेटिव्स। रिलेटिव्स में कौन कौन आता है? रिलेटिव्स का डेफिनेशन यहां पर काफी ज्यादा लंबा बनाया है गवर्नमेंट ने। सबसे पहले मैं इंडिविजुअल हूं तो मेरा रिलेटिव कौन कौन है? सबसे पहले मेरी बीवी मेरे रिलेटिव है, उसके बाद ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे भाई बहन मेरे रिलेटिव है, उसके बाद ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मेरी बीवी के भाई बहन मेरे रिलेटिव है, बी वेरी केयरफुल। उसके बाद ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मेरे मां बाप के भाई बहन भी मेरे रिलेटिव है। मतलब मेरे मां बाप के भाई बहन कौन हुए? मेरी मां के भाई बहन कौन हुए? मेरे मामा, मेरी मासी। और मेरे पिताजी के मेरे भाई बहन कौन हुए? मेरे पिताजी के भाई बहन मेरे चाचा हो गए, बड़े पप्पा हो गए, मेरी बुआ हो गई। ये सब लोगों से भी गिफ्ट लेने पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 5, लीनियल एसेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट कौन होता है? लीनियल एसेंडेंट डिसेंडेंट मतलब जो तुम्हारे ऊपर और जो तुम्हारे नीचे। मेरे ऊपर कौन है? मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी, ये मेरे डिसेंडेंट है जो मेरे पहले आ चुके हैं। मेरे असेंडेंट कौन है? मेरे बच्चे, मेरे पोते, पोता, पोती, वो सब मेरे डिसेंडेंट हो गए। वो सारे के सारे यहां पर कवर हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मेरी बीवी के मां बाप, मेरे मतलब मेरे ससुर एक्सेट्रा, सासू मां, जो भी है, ठीक है? और मेरी बीवी के बच्चे, ठीक है? वो भी मेरे क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 से लेकर पॉइंट नंबर 6 तक जितने भी लोग हैं, इन सब के पत्नी और पति भी मेरे रिलेटिव माने जाएंगे। जैसे मेरे भाई की बीवी, मेरी बहन का पति, मेरे ये जितने भी लोग हैं यहां से लेकर यहां तक, उनके जितने
जितने भी हस्बैंड या वाइफ है वो भी मेरे रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बना के रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एचयूएफ के केस में कौन रिलेटेड पार्टी है? इन केस ऑफ एचयूएफ एनी मेंबर देयर ऑफ। एचयूएफ को अगर अपने मेंबर से कोई गिफ्ट मिलेगा, माफ है माफ है माफ है, तो ये सब लोगों से अगर मुझे गिफ्ट मिलता है, इंडिविजुअल को अगर इन सब लोगों से गिफ्ट मिलता है माफ है, और एचयूएफ को इनसे गिफ्ट मिलता है माफ है। ठीक है, तो ये है आपका रिलेटिव्स का डेफिनेशन। सेकंड, मैरिज पे आपको गिफ्ट मिलेगा माफ है। किससे भी असेट मिल रहा है मैरिज पे, पैसा मिल रहा है, मनी मिल रहा है, बुलियन मिल रहा है, ज्वेलरी मिल रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है, मैरिज पे माफ है माफ है माफ है। विल में मिल रहा है, वसीयत में मिल रहा है, माफ है। इनहेरिटेंस में मिल रहा है, जायदाद में मिल रहा है बाप दादाओं की, माफ है माफ है माफ है। नेक्स्ट, इन कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ ऑफ द पेयर, सामने वाला मरने वाला है, डॉक्टर ने बोला कि इसकी मौत अभी कुछ दिनों में आने वाली है, तो उसने मुझे कुछ गिफ्ट दे दिया है, ऐसे केस में अगर देता है तो माफ है माफ है माफ है माफ है माफ है। लोकल अथॉरिटी से कुछ मिलता है तो माफ है। और अगले 3-4 पॉइंट क्या है, ये पॉइंट नंबर 6, 7, 8, किसी ट्रस्ट से मिलता है, किसी एनजीओ से मिलता है। इस पे क्वेश्चन बना था एग्जाम के अंदर, चेक करना जाकर अपना पास्ट पेपर्स का आरटीपी मॉक टेस्ट, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन कराया। अगर किसी ट्रस्ट से मिलता है, कोई यूनिवर्सिटी से मिलता है, कोई कॉलेज से मिलता है, कोई हॉस्पिटल से मिलता है, कोई इंस्टीट्यूशन से मिलता है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, कोई एनजीओ से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब लोगों से अगर कुछ मिलता है गिफ्ट तो माफ है माफ है माफ है माफ है माफ है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, देन बाय वे ऑफ ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47 के अंदर जो ट्रांजैक्शंस बोले, जैसे होल्डिंग अगर सब्सिडरी को देता है, अमालगमेशन में असेट मिलता है, डीमर्जर में असेट मिलता है, तो 47 में बहुत सारे नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर में बोला है असेट एक दूसरा बंदे को देता है, तो वो सब केसेस में भी अगर आपको असेट मिलता है तो माफ है माफ है माफ है माफ है। फ्रॉम एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल से मिल रहा है, बाय अ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट को मिल रहा है, मैं एक ट्रस्ट हूं और मुझे एक इंडिविजुअल पैसा दे रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल। तो अगर सपोज मैं एक ट्रस्ट हूं, आप मुझे 1 करोड़ रुपया दे रहे हो और बोल रहे हो कि एक बंदा है वो मेरी बहन है, उसके फायदे के लिए आप ये फायदे के लिए ये पैसा खर्चा करना, तो वो भाई अपनी बहन को डायरेक्ट पैसा नहीं दे रहा है, भाई अपनी बहन को नहीं दे रहा है बल्कि ट्रस्ट को दे रहा है, ट्रस्ट अपनी बहन को, उसकी बहन को दे रहा है, तो इनडायरेक्टली अपनी बहन को ही दे रहा है ना वो, और क्या हुआ, रिलेटिव को ही दे रहा है, तो उस केस में भी टैक्स नहीं लगेगा। चेक करो, अगर होल्डिंग सब्सिडरी को असेट दे रहा है, सब्सिडरी होल्डिंग को असेट दे रहा है तो माफ है, 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। 100% होल्डिंग सब्सिडरी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 100% होल्डिंग सब्सिडरी होगा तो माफ है। दूसरा कंडीशन क्या है, जो रेसिपिएंट है, जो असेट ले रहा है वो इंडियन कंपनी होना चाहिए, ट्रांसफरी कंपनी इंडियन होना चाहिए। अगर होल्डिंग सब्सिडरी को दे रहा है तो सब्सिडरी इंडियन होना चाहिए, और सब्सिडरी होल्डिंग को दे रहा है तो होल्डिंग इंडियन होना चाहिए। और आखिर में गवर्नमेंट ने बोला है कुछ और लोगों को भी हम लोग इसमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, चेक कर लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट, विच इज अ फाइनेंस एक्ट 2022 अमेंडमेंट है। ये फाइनेंस एक्ट 2022 अमेंडमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आपको कोई 50,000 रुपए से ज्यादा का पैसा देता है तो वो आपके हाथ में गिफ्ट टैक्स हो जाता है। लेकिन यहां पर कुछ लोगों के लिए रिलैक्सेशन है। किसके लिए? अगर कोई इंडिविजुअल अपने खुद के मेडिकल ट्रीटमेंट या अपने फैमिली मेंबर के कोविड ट्रीटमेंट के लिए किसी से पैसा लेता है, सपोज मेरे को कोविड हो गया या मेरे घर वाले को कोविड हो गया, तो किसी ने मेरी मदद कर दी, ठीक है, 50,000 रुपए से ज्यादा की मदद कर दी कोविड ट्रीटमेंट के लिए, तो वो मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, चेक कर लो। कोविड ट्रीटमेंट, दूसरा कोई भी इमोशन में बह मत जाना, कैंसर वैंसर कुछ भी लिखेगा इंस्टीट्यूट, टैक्सेबल बोल देना। सिर्फ कोविड के लिए अगर आपको कोई पैसा देता है आपके ट्रीटमेंट के लिए या आपके घर वालों के ट्रीटमेंट के लिए, फैमिली मेंबर के ट्रीटमेंट के लिए, तो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है, ठीक है। दूसरा, अगर कोई बंदा मर जाता है और उसके घर वाले को कॉम्पेंसेशन मिलता है, कोविड से मरता है, दूसरे किसी कारण से नहीं, सिर्फ कोविड वालों के लिए आया है, अगर कोई घर का बंदा कोविड के वजह से मर जाता है तो उसके घर वालों को जो कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, तो एम्प्लॉयर से अगर मिल रहा है, वो नौकरी करता था तो उसके एम्प्लॉयर ने दिया, तो विदाउट लिमिट एग्जेम्प्ट है, कितना भी मिलेगा तो एग्जेम्प्ट है। और अगर कोई और पर्सन से मिल रहा है, जैसे गवर्नमेंट से मिल रहा है, कोई ट्रस्ट से मिल रहा है, तो 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है, ठीक है। तो अगर डेथ हो जाती है तो घर वालों को एम्प्लॉयर से पैसा मिलेगा तो विदाउट लिमिट एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉयर को छोड़कर किसी और से पैसा मिलेगा तो 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल। लेकिन कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला, कॉज ऑफ डेथ कोविड होना चाहिए, पैसा मरने के बाद 12 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, चेक करो, विद इन 12 मंथ्स ऑन द डेट ऑफ द डेथ, और आपको कुछ और कंडीशन फुलफिल करने पड़ सकते हैं जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, ठीक है। तो आपका कॉज ऑफ डेथ कोविड होना चाहिए, पैसा 12 महीने में मिल जाना चाहिए, और गवर्नमेंट कुछ और कंडीशन बोलेगी। सर आपने बोला था फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर में कौन आता है? देखो, मेरी फैमिली मेंबर में मेरी बीवी, मेरे बच्चे आ जाएंगे, वेदर दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, दोनों भी आ जाएंगे। मेरी बीवी मुझ पर डिपेंडेंट है तो भी मेरी फैमिली मेंबर है, इंडिपेंडेंट है तो भी है, मेरा बच्चा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों फैमिली मेंबर है। लेकिन मेरे भाई बहन माँ बाप सिर्फ अगर मुझ पर डिपेंडेंट है
तो ही आएंगे। इंडिपेंडेंट भाई बहन मां बाप नहीं आएंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट बीवी और बच्चे आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं लिखा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो स्पाउस और चिल्ड्रन दोनों आ जाएंगे, और भाई बहन मां बाप सिर्फ और सिर्फ अगर मुझ पर डिपेंडेंट है तो ही आएंगे, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अगर कोई रेजिडेंट बंदा किसी नॉन रेजिडेंट को इंडिया के बाहर पैसा देता है, मनी देता है, तो वो भी गिफ्ट टैक्स में टैक्सेबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं इंडिया में हूं और मेरा एक दोस्त यूके में है, और मैंने उसको कैश गिफ्ट दिया 70,000 रुपए का या 80,000 रुपए का या 1 लाख रुपए का, तो वो उसके हाथ में डीम टू अक्रू इन इंडिया है, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन बी वेरी केयरफुल, यहां पर सिर्फ उसको पैसा दूंगा तो ही टैक्सेबल है। अगर मैं अपने फ्रेंड को जो बाहर बैठा है उसको मैं क्या दे रहा हूं, पैसा नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं ज्वेलरी दे रहा हूं या यूके में जाके, तो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ पैसा बोला है, ज्वेलरी नहीं बोला है। अगर मैं यूके में जाकर उसको प्रॉपर्टी गिफ्ट देता हूं तो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ पैसा बोला है, प्रॉपर्टी नहीं बोला है। तो अगर कोई रेजिडेंट अपने किसी नॉन रेजिडेंट को, भाई भाई को नहीं, भाई भाई को तो वैसे भी एग्जेम्प्ट है, रिलेटिव्स को नहीं, रिलेटिव्स को छोड़कर दोस्त को या किसी और को, थर्ड पार्टी को कोई गिफ्ट देता है, इंडिया के बाहर पैसा जाकर देता है, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डीम टू अक्रूर अराइज माना जाएगा। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अगर आप किसी से कुछ गिफ्ट में ले रहे हो, से अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ले रहे हो, ज्वेलरी ले रहे हो एक्सेट्रा, तो आपको गिफ्ट टैक्स लग सकता है। अगर आप सस्ते में लोगे, फ्री में लोगे, लेकिन कब लग सकता है? आपको सिर्फ तब लगेगा जब उसको आप एक कैपिटल एसेट की तरह खरीद रहे हो। अगर आप उस ज्वेलरी को या उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक स्टॉक इन ट्रेड की तरह खरीद रहे हो ना, तो आपके ऊपर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं लग सकता है। बी वेरी केयरफुल। आप जो ज्वेलरी खरीद रहे हो वो कैपिटल एसेट की तरह खरीदना पड़ेगा। आप जो इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वो कैपिटल एसेट की तरह खरीदना पड़ेगा। आप जो ज्वेलरी, आप जो बुलियन, आप जो शेयर्स, आप जो सिक्योरिटीज, आप जो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कैपिटल एसेट की तरह खरीदते हो तो गिफ्ट टैक्स का क्वेश्चन उठता है। अगर स्टॉक इन ट्रेड की तरह खरीदते हो तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लग ही नहीं सकता है, उस केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को गिफ्ट मिलेगा तो वो तो हमेशा कहां चला जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी पे चला जाएगा। इवन इफ इट इज रिसीव्ड ऑन मैरिज, शादी पर भी गिफ्ट मिलता है। अगर एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, शादी पर देता है, अदरवाइज देता है, तो वो तो हमेशा इनकम फ्रॉम सैलरी में चला जाएगा। और अगर बिजनेस में कुछ गिफ्ट मिलता है तो वो चला जाएगा पीजीबीपी में, एनी बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो चला जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, 43CA क्या है? 43CA 50C का छोटा भाई है। देखो 43CA और 50C ऑलमोस्ट सेम है, माइनर फर्क है और कुछ नहीं है। 50C किसके लिए है? लैंड एंड बिल्डिंग बेचोगे तो। 43CA किसके लिए? 43CA भी लैंड एंड बिल्डिंग बेचोगे तो। फर्क क्या है? फर्क बस इतना है कि 50C अगर आप एक कैपिटल एसेट की तरह बेचते हो तो 50C एप्लीकेबल है, और अगर 43CA अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को एक स्टॉक इन ट्रेड की तरह बेचते हो तो 43CA एप्लीकेबल है। यहां पर भी वही सारे कानून एप्लीकेबल है जो वहां एप्लीकेबल थे। एक बार बोल देता हूं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहां पर जो 50C में नहीं था, जो यहां पर है, वो मैं आपको बता देता हूं। 43CA, अगर मैं कोई लैंड या कोई बिल्डिंग एक स्टॉक इन ट्रेड की तरह बेचता हूं तो मुझे सेल कंसिडरेशन को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा, विच एवर इज हायर वो दिखाना पड़ेगा। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 110% से ज्यादा है तो कुछ केसेस में ये 110%, 120% भी हो जाएगा, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। 12 जून से लेकर 12 नवंबर से लेकर, सॉरी उल्टा बोल दिया, 12 नवंबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 के बीच में बेच रहा हूं, घर बेच रहा हूं, पहला घर है सामने वाले का, कंसिडरेशन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, तो फिर 120% तक का बेनिफिट भी मुझे मिल जाएगा। तो ये जो 120% वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो 43CA में भी है, वो 56(2)(10) में भी है गिफ्ट टैक्स के लिए, लेकिन वो 50C के अंदर नहीं है। बी वेरी केयरफुल। 50C में 120% का कॉन्सेप्ट नहीं है, 50C में सिर्फ और सिर्फ 110% वाला कॉन्सेप्ट है। बी वेरी केयरफुल। 50C में 120% का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, ये हमेशा दिमाग में रखना। नाउ कमिंग बैक टू डिस्कशन, तो अगर मैं एक स्टॉक इन ट्रेड बेचता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग को स्टॉक की तरह बेचता हूं, कैपिटल एसेट की तरह नहीं, तो 43CA। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखने का 110% से ज्यादा है क्या? अगर है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लो, और 110% से ज्यादा नहीं है, 110% तक ही है, तो फिर आपको सेल कंसिडरेशन जो है वो लेना पड़ेगा। यहां पर भी वही है, अगर आपको लगता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो, किसके पास जा सकते हो? असेसिंग ऑफिसर के पास, वो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेजेगा। फिर वैल्यूएशन ऑफिसर अगर आपकी वैल्यू बढ़ा देता है, कॉपी पेस्ट है पूरा, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर आपकी वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा बढ़ा देता है
तो फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जितना आपको वैल्यू लेना पड़ेगा, और वैल्यूएशन ऑफिसर अगर घटा देता है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर घटी हुई वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ये सब कुछ वैसा ही है, कॉपी पेस्ट है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। आगे ये जो 2 पॉइंट है ये भी पूरे कॉपी पेस्ट है, ठीक है, ये 2 पॉइंट भी सेम टू सेम, यहां पर लिखा भी हूं मैंने, द अबाउट 2 पॉइंट्स आर आल्सो कवर्ड इन 50C, सेम टू सेम है, लेकिन बोलता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज डेट ऑफ एग्रीमेंट है और फ्यूचर में जाकर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आने वाली है, और आज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख है और फ्यूचर में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 70 लाख होने वाली है, तो मैं कौन सी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करूं? आज डेट ऑफ एग्रीमेंट है, आज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख है, कल फ्यूचर में जाकर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 70 लाख होगी, फ्यूचर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, मैं कौन सी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लूं? आप आज वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले सकते हो, डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली, अगर 2 कंडीशन फुलफिल करते हो। पहला, अगर पैसा आज या आज से पहले रिसीव करते हो एडवांस के तौर पे, एडवांस भी लेते हो तो चलेगा, पूरा पैसा लेना जरूरी नहीं है, अगर एडवांस आज या आज से पहले लेते हो और 4 मोड में लेते हो, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस या सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो आज की वैल्यू से कंपेयर करोगे आप सेल कंसिडरेशन को, और अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन वायलेट होती है तो फिर फ्यूचर वैल्यू से कंपेयर करोगे आप सेल कंसिडरेशन को। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पास्ट आरटीपी, पास्ट मॉक टेस्ट और पास्ट एग्जाम पेपर्स में कवर किए, मैंने आपको 12-13 पेपर करवाया हूं क्लास के अंदर, आप जाकर चेक कर लेना, ठीक है, रेगुलर बैच में भी करवाया हूं, फास्ट ट्रैक में भी करवाया, फास्ट ट्रैक में थोड़ा जल्दी करवाया बस, और कुछ नहीं, ठीक है, तो ये जाकर चेक करना। ऐसा सिमिलर पॉइंट आपको 50C पे भी मिलेगा, इस पे क्वेश्चंस भी अपन ने बहुत सारे किया है। नेक्स्ट वाला जो प्रोविजन है 5627B, ये सिर्फ और सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनीज के लिए। क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन होती है? एक प्राइवेट कंपनी को आप क्लोजली हेल्ड कंपनी बोल सकते हो, या एक ऐसी कंपनी जो मार्केट में ट्रेड नहीं करती है, एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स नहीं है, ठीक है। तो अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने रेजिडेंट शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर रही है और उसके फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू कर रही है, सपोज फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज है, ठीक है, और वो कितने पे इशू कर रही है, इशू प्राइस है 200 रुपया और उसका मार्केट वैल्यू है कितना, 30 रुपया, तो फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू कर रही है और मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा पे इशू कर रही है, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना 170 रुपया, वो बन जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। बराबर से पढ़ना, वेयर अ क्लोजली हेल्ड कंपनी इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट, रेजिडेंट को इशू कर रही है, शेयर इशू कर रही है, दैट एक्सीड्स फेस वैल्यू, यस फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू कर रही है, एन एग्रीगेट कंसिडरेशन रिसीव्ड इज 200 रुपीज माइनस द फेयर मार्केट वैल्यू इज 30 रुपीज, तो 70 रुपीज विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इशू प्राइस कितना होना चाहिए, फेस वैल्यू से ज्यादा, और इशू प्राइस कितना होना चाहिए, मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा, तो द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस माइनस द मार्केट वैल्यू जो भी होगा 200 माइनस 30, 170 रुपीज विल बिकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के हाथ में आईएफओएस माना जाएगा। इस पर भी एक क्वेश्चन मैंने आपको पास्ट एग्जाम के पेपर में से करवाया हूं, जाकर चेक कर लेना। आगे बढ़ते टुवर्ड्स टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स। डिविडेंड्स कैसे टैक्स होता है? आईएफओएस में टैक्स होता है। जो कंपनी से आपको डिविडेंड मिलता है, शेयर्स पर डिविडेंड मिले, यूनिट्स पर डिविडेंड मिले, सब कुछ आईएफओएस में टैक्सेबल होता है, ठीक है। क्या रेट पे टैक्स होता है? डिविडेंड के लिए कोई स्पेशल रेट नहीं है, स्लैब रेट्स पर टैक्स होता है, जैसे बाकी सबके लिए होता है 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो जो लिमिट है उस हिसाब से डिविडेंड टैक्स होता है। कोई स्पेशल रेट नहीं है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन जैसा, लॉटरी जैसा कोई स्पेशल टैक्स रेट नहीं है डिविडेंड के लिए। डिविडेंड हमेशा आपके स्लैब रेट पे टैक्स होगा। डिविडेंड के अगेंस्ट कोई डिडक्शन मिलेगा क्या? सिर्फ एक डिडक्शन मिलेगा, वो है इंटरेस्ट इनकम, वो भी 20% तक का डिडक्शन मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका डिविडेंड है 5 लाख रुपया और अगर आपने उस डिविडेंड को कमाने के लिए लोन लिया है, उस पे इंटरेस्ट भर रहे हो, तो आपको उस डिविडेंड के 20% जितना डिडक्शन मिल सकता है। तो 5 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए से ज्यादा फिर आपको नहीं मिल पाएगा। जितना भी डिविडेंड है उसका 20% तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उससे ज्यादा मांगोगे तो वो डिसअलाउ होने वाला है। अब डिविडेंड के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड डिविडेंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान देना होगा। डीम्ड डिविडेंड में गवर्नमेंट ने 5 किस्म के डिविडेंड डाल के रखे हैं, 222A, 222B, 222C, 222D, 222E। इसमें क्या होता है? इसमें कंपनी अपने शेयर होल्डर को पैसा देने के बदले, डिविडेंड देने के बदले असेट्स देती है, शेयर्स देती है, डिवेंचर्स देती है, लोन देती है। ये सारी चीजें दे दे के गवर्नमेंट को चूना लगाती है, ठीक है। तो अब ये चूना आप नहीं लगा पाओगे क्योंकि अब गवर्नमेंट ने बना दिया है इसको डीम्ड डिविडेंड। सबसे पहला 222A में कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या दे रही है? कंपनी अपने शेयर होल्डर को एसेट्स दे रही है, तो ये भी डीम्ड डिविडेंड है। कितना डीम्ड डिविडेंड है? जितना भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट है उतना डीम्ड डिविडेंड है। अब मान लो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 5 लाख रुपए के एसेट दी, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू 5
5 लाख है, तो क्या 5 लाख रुपए डीम डिविडेंड है? नहीं नहीं, डीम डिविडेंड सिर्फ उतना ही होगा जितना कंपनी के पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कौन से वाले? वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। कैपिटलाइज किया है तो वो भी कंसिडर करना है, नहीं कैपिटलाइज किया है तो वो भी कंसिडर करना है। तो मान लो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 5 लाख रुपए के फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट दे दिए, ठीक है, और कंपनी के पास जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो 3 लाख है, तो डीम डिविडेंड 3 लाख ही होगा, 3 लाख से ज्यादा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट यहां पर बोलती है डीम डिविडेंड कैन नॉट एक्सीड योर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट से ज्यादा डीम डिविडेंड नहीं हो सकता है। अगर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 5 लाख के एसेट दिए और प्रॉफिट्स 3 लाख है तो डीम डिविडेंड 3 लाख होगा। अगर 2 लाख के एसेट दिए और प्रॉफिट 3 लाख है, कितने एसेट दिए? 2 लाख के और प्रॉफिट 3 लाख है, तो फिर डीम डिविडेंड 2 लाख होगा, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। 222B, ये पॉइंट हर जगह पर कॉमन है, टू द एक्सटेंट द कंपनी पोजेस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये हर जगह पे कॉमन पॉइंट है, इसके अंदर कुछ आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखने वाला है। सेकंड, 222B में कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या दे रही है? अब एसेट नहीं दे रही है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स दे रही है, डिबेंचर स्टॉक दे रही है, पैसे के बदले कुछ और चीज देते रहने का बस, ताकि गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि हम डिविडेंड नहीं दे रहे टैक्स बचाने के लिए। ऐसी हरकतें नहीं चलेगी आपकी, पूरा लॉजिक बताया था मैंने आपको कि डीम डिविडेंड क्यों आया था। तो अगर अपनी शेयर होल्डर को आप डिबेंचर्स दे रहे हो, डिबेंचर स्टॉक दे रहे हो, डिपॉजिट दे रहे हो, ठीक है, विद और विदाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ दे रहे हो, बिना इंटरेस्ट के दे रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, या अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस दे रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस दोगे तो डीम डिविडेंड नहीं माना जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस दे रहे हो तो अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हो? डिबेंचर्स दे रहे हो, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रहे हो, डिबेंचर स्टॉक दे रहे हो, विद इंटरेस्ट दे रहे हो, विदाउट इंटरेस्ट दे रहे हो, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो वो भी डीम डिविडेंड है, अगेन टू द एक्सटेंट द कंपनी पोजेस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अगर आप जो डिबेंचर दे रहे हो वो 10 लाख का है और अगर आपके पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 3 लाख के, तो डीम डिविडेंड 3 लाख ही होगा, 10 लाख नहीं होगा, ठीक है। डीम डिविडेंड कैन नॉट बी मोर देन व्हाट? द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। उसके बाद 222C, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इन द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स के अंदर मैंने आपको डिटेल में बता दिया, लेकिन एक बार आज फिर से बता देता हूं। जब कंपनी लिक्विडेशन पे अपने शेयर होल्डर्स को क्या देती है? एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो फिर उस केस में कंपनी डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा। लिक्विडेशन पे एसेट देगी, तो ये वाला 222A में क्या था? नॉर्मल एसेट दे रहे हो, लिक्विडेशन पे नहीं। 222C में लिक्विडेशन पे एसेट दोगे तो ये डीम डिविडेंड माना जाएगा, शेयर होल्डर्स को उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, अगेन टू द एक्सटेंट द कंपनी पोजेस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जितना प्रॉफिट होगा उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं माना जाएगा। चौथा 222D, अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने कैपिटल को रिड्यूस करके पैसा दे रही है या एसेट दे रही है, कैपिटल रिडक्शन करके, जैसे आपने पढ़ा होगा इंटरनल रिको का एक चैप्टर, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो ग्रुप 1 में आता है कि ग्रुप 2 में आता है, आप चेक कर लेना एक बार। तो अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कैपिटल रिड्यूस करके अगर डिविडेंड दे रही है, कैपिटल रिड्यूस करके पैसा दे रही है, एसेट्स दे रही है, तो वो भी डीम डिविडेंड है, टू द एक्सटेंट द कंपनी पोजेस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और लास्ट वाला जो है ना वो सबसे अलग है, 222E, और लास्ट वाला थोड़ा सा बड़ा है दूसरों के कंपैरिजन में। लास्ट वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनीज के लिए है, हर कंपनी के लिए नहीं है। पहले चारों डीम डिविडेंड सब कंपनीज के लिए, आखिरी वाला सिर्फ और सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए, बाकी के लिए नहीं है। अब यहां पर क्या हो रहा है? एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है और वो एक सामने एक शेयर होल्डर है। कैसा शेयर होल्डर है पता है? जिसका इस कंपनी में 10% इक्विटी शेयर्स है। तो अगर किसी शेयर होल्डर का कंपनी में 10% इक्विटी शेयर है और अगर कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी ऐसे शेयर होल्डर को लोन देती है, एडवांस देती है, तो वो डीम डिविडेंड माना जाएगा, उस शेयर होल्डर को उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। सिमिलरली अगर एक कंसर्न है, कंसर्न मतलब एक कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, एचयूएफ है, और वो शेयर होल्डर जिसमें कंपनी का 10% शेयर्स है, तो वो शेयर होल्डर का अगर उस कंसर्न में 20% स्टेक है, मतलब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो वो कंसर्न में अगर शेयर होल्डर का 20% स्टेक है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, और अगर अब कंपनी उस कंसर्न को भी लोन देती है ना, उस एचयूएफ को, उस कंपनी को, उस एलएलपी को, उस फर्म को, तो वो भी डीम डिविडेंड माना जाएगा। चेक करो, 2 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या कवर्ड है यहां पर? अगर 10% जिसका कंपनी में शेयर्स है उसको डिविडेंड देते हो, वो डीम डिविडेंड है। और एक कंपनी है जिसमें उस 10% शेयर होल्डर का 20% स्टेक है, उसको अगर कुछ लोन देते हो, कुछ एडवांस देते हो, तो वो भी डीम डिविडेंड माना जाएगा, अगेन टू द कंपनी, टू द एक्सटेंट कंपनी पोसेसेस accumulated profits। सर ये 10% उसमें है क्या नहीं, वो कब चेक करने का? ऑन द डेट ऑफ गिविंग द लोन। मैं जिस दिन कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे रही है उस दिन चेक करना पड़ेगा शेयर होल्डर का कंपनी के अंदर 10% स्टेक है कि नहीं है। सर कंसर्न का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बता दिया, कंसर्न का मतलब एचयूएफ होता है, फर्म होता है, कंपनी होता है, एओपी, बीओआई। सर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बता दिया, अगर उस शेयर होल्डर का उस कंसर्न के अंदर 20% स्टेक है,
20% शेयर होल्डिंग है, 20% प्रॉफिट शेयरिंग है, तो वो माना जाएगा कंसर्न, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उस कंसर्न के अंदर। सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कब तक के लेने का? जिस दिन तक आप लोन लेते हो उस दिन तक का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपको लेना पड़ेगा। सर शेयर होल्डर ने अगर रीपे कर दिया, तो शेयर होल्डर ने रीपे कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शेयर होल्डर रीपे करेगा तो भी वो डीम डिविडेंड है, शेयर होल्डर रीपे नहीं करेगा तो भी वो डीम डिविडेंड माना जाएगा। बी वेरी केयरफुल, उससे फर्क नहीं पड़ता है। शेयर होल्डर, मान लो क्लोजली हेल्ड कंपनी ने शेयर होल्डर को लोन दे दिया, अब वो बाद में रीपे कर दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो डीम डिविडेंड बन गया उसके हाथ में। अब रीपे करना है कर, नहीं करना है मत कर, वो तेरा हेडेक है। अच्छा सर शेयर होल्डर को अगर मैंने ट्रेड एडवांस दिया, तो ट्रेड एडवांस दिया तो वो डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। मान लो मेरा शेयर होल्डर मेरा क्रेडिटर है, तो मैं उसको एडवांस दे रहा हूं। शेयर होल्डर मेरा क्रेडिटर भी तो हो सकता है, मैं उससे माल खरीदता हूं, रॉ मटेरियल खरीदता हूं, तो मैंने उसको ट्रेड एडवांस दिया। तो शेयर होल्डर को अगर आप ट्रेड एडवांस देते हो, जो बिजनेस का पार्ट है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, जो बिजनेस का पार्ट है, तो वो डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। नाउ दो और चीजें जो डिविडेंड के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। पहला सुन लो। अगर सपोज, बहुत ज्यादा बारीकी से सुनना, सपोज मैंने आपको लोन दिया, ठीक है, तो 1 लाख रुपए का लोन दे दिया, मैंने आपको 1 लाख रुपए का लोन दे दिया, ठीक है, 1 लाख का लोन दे दिया, तो ये आपके हाथ में डीम डिविडेंड हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक्चुअल डिविडेंड देने जा रहा हूं 40,000 रुपए का। ठीक है, एक्चुअल भी तो दूंगा ना, ये तो लोन तो एक नॉर्मल डीम डिविडेंड है, एक्चुअल डिविडेंड भी तो देना पड़ेगा। आपका मेरी कंपनी में शेयर होल्डिंग है, तो मुझे एक्चुअल डिविडेंड देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जरूर देना पड़ेगा सर। तो अब मैं आपको एक्चुअल डिविडेंड दे रहा हूं, तो आप क्या बोल रहे हो पता है कि ये 1 लाख रुपए का लोन मैं आपको रीपे करने वाला हूं ना, तो आप मुझे ये 40,000 मत दो ना यार, अपन नॉक ऑफ कर लेते हैं। अब आगे जाकर मैं आपको सिर्फ 60,000 रुपया रीपे कर दूंगा। ठीक है, बराबर से सुन लो क्या है। पहले आपने मुझे 1 लाख रुपए का लोन दिया, तो वो मेरे हाथ में डीम डिविडेंड बन गया। ठीक है, उसमें मुझे टैक्स भरना है, अब ये लोन रीपे भी तो करना है। अब आप मुझे 40,000 रुपए का डिविडेंड देने आ रहे हो, तो मैंने क्या बोला, आप मुझे 40,000 रुपए का डिविडेंड मत दो, और मैं आपको ना 1 लाख रुपए के बदले ना अब मैं आपको 60,000 रुपया रीपे कर दूंगा। तो मैंने ये 40,000 रुपया एडजस्ट कर लिया अपने लोन के अगेंस्ट, तो उस केस में आपको डीम डिविडेंड, उस केस में आपको टैक्स नहीं लगेगा उस 40,000 पे। एनी डिविडेंड पेड बाय कंपनी विच इज सेट ऑफ बाय कंपनी अगेंस्ट द लोन विच हैज बीन डीम्ड एज डिविडेंड, उस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड, अगर आप डीम डिविडेंड दे रहे, अगर आप किसी को लोन दे रहे हो, अपने शेयर होल्डर को लोन दे रहे हो, क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे रही है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन दे रही है, और मेरा काम ही लोगों को लोन देना है, तो उस केस में भी सामने वाले के हाथ में डीम डिविडेंड नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पर मैं क्लोजली हेल्ड कंपनी हूं और मैं एक फाइनेंशियल कंपनी हूं, मैं एक बैंक हूं, तो मैं अपने शेयर होल्डर को लोन क्यों नहीं दूं भाई? जब मैं पूरी दुनिया को लोन देती हूं, तो मैं अपने शेयर होल्डर को भी लोन दूंगी। जो रेट पर दुनिया को लोन देती हूं 10% रेट पे, उतने ही रेट पे अपने शेयर होल्डर को भी दूंगी। तो चेक करो, एनी लोन और एडवांस मेड टू द शेयर होल्डर और कंसर्न इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स जैसे दूसरे को लोन देता हूं वैसे ही तुमको भी दूंगा। और मनी लेंडिंग मेरा सब्सटैंशियल पार्ट है, मेरा काम ही मनी लेंडिंग है, मैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं, बैंक हूं, एनबीएफसी हूं, यही काम है मेरा। तो ऐसे केस में आपको डीम डिविडेंड नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, नाउ आईएफओएस भी एक हेड ऑफ इनकम है, तो इसमें भी आपको कुछ डिडक्शंस मिलते होंगे। तो चलिए देखते हैं आईएफओएस में आपको क्या क्या डिडक्शंस मिलते हैं। सबसे पहले जो डिविडेंड आप कमाते हो, शेयर्स पर डिविडेंड कमाते हो, म्यूचुअल फंड पर डिविडेंड कमाते हो, उसके अगेंस्ट आपको एक ही डिडक्शन मिलता है। मैंने आपको पहले ही बोला, इंटरेस्ट इनकम, वो भी सिर्फ 20% ऑफ द ग्रॉस इनकम। तो मान लो अगर आपकी डिविडेंड इनकम 5 लाख है और अगर आप इंटरेस्ट 2 लाख का पे करते हो, तो 2 लाख का डिडक्शन मत मांगना, आपको 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो मान लो आपने लोन लेकर कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो लोन लेकर कंपनी के शेयर्स खरीदे, कंपनी के शेयर से आपको डिविडेंड मिला, अब लोन का इंटरेस्ट भी तो चुकाना है आपको। डिविडेंड कितना मिला? 5 लाख, इंटरेस्ट कितना चुका रहे हो? 2 लाख। 2 लाख का डिडक्शन मत मांगो, 20% ऑफ द डिविडेंड मिलेगा, मतलब 1 लाख। ठीक है, उससे ज्यादा का डिडक्शन आपको यहां नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकंड, इंटरेस्ट इनकम ऑन सिक्योरिटीज, जो बॉन्ड्स खरीदते हो, डिबेंचर्स खरीदते हो, उस पे जो इंटरेस्ट आता है, उस इनकम के अगेंस्ट कुछ डिडक्शन मिलेगा। हां, अगर कोई कमीशन दिया है, कोई रेम्यूनरेशन दिया है टू बैंक और एनी अदर पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजिंग सच इंटरेस्ट, ठीक है, उस इंटरेस्ट को कमाने के लिए बैंक को कुछ कमीशन दिया है, कुछ रेम्यूनरेशन दिया है, कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस दिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसका डिडक्शन मिलेगा। उसके अलावा कोई और डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वेलफेयर फंड, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एम्प्लॉय की सैलरी से काटा तो मेरी इनकम, बिजनेस शुरू होने के पहले काटा तो आईएफओएस, बिजनेस शुरू होने के बाद काटा तो पीजीबीपी। तो बिजनेस शुरू होने के पहले वाली बात करते हैं, आज हम लोग आईएफओएस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस शुरू होने के पहले काटा तो आईएफओएस, और अगर अगले महीने की 15 तारीख तक भर दिया तो वो माना जाएगा व्हाट?
एज योर डिडक्शन, तो वो माना जाएगा पेमेंट ऑन ड्यू डेट और आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप किसी को मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर रेंट पे देते हो तो आपको रेंटल इनकम मिल रही है, अब उसके अगेंस्ट कौन सा डिडक्शन ले सकते हो? उस मशीनरी को अगर कोई करंट रिपेयर करते हो, करंट मतलब कोई रेवेन्यू रिपेयर करते हो तो वो मिलेगा। कोई इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो उस मशीनरी पे तो उसका डिडक्शन मिलेगा। उसके ऊपर जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन आता है उसका डिडक्शन मिलेगा। तो अगर आपने कोई मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर खरीद के रेंट पे दिया है, उससे इनकम कमा रहे हो, उसके अगेंस्ट रिपेयर निकाल सकते हो, रेवेन्यू रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम और डेप्रिसिएशन का डिडक्शन। फैमिली पेंशन के अगेंस्ट आपको डिडक्शन मिलता है लोअर ऑफ द टू, 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000 रुपए विच एवर इज लोअर। तो जो भी आपकी फैमिली पेंशन है उसका 1/3 ले लो, कंपेयर विद 15,000 रुपए, विच एवर इज लोअर उतना डिडक्शन मिलेगा। मान लो अगर फैमिली पेंशन 60,000 है तो उसका 1/3 20,000 हो जाएगा, तो 20,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 15,000 रुपए का मिलेगा। मान लो फैमिली पेंशन 30,000 है तो उसका 1/3 10,000 हो जाएगा, तो फिर आपको 10,000 का डिडक्शन मिलेगा, 15 का नहीं मिलेगा, बिकॉज विच एवर इज लोअर है। लेकिन 1019 और 1018 में जो फैमिली पेंशन मिल रही है वो एग्जेम्प्ट है, जाकर चेक करना। वो परमवीर चक्र वालों को या महावीर चक्र वालों को या गैलेंट्री अवार्ड वालों को जो पेंशन मिलती है वो एग्जेम्प्ट होती है, वो मैंने आपको पहले बोला था। नेक्स्ट वाला भी मैंने आपको पहले बोल दिया है, कॉम्पेंसेशन पे जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है उस पे फ्लैट 50% का डिडक्शन मिलता है, फ्लैट 50%। और आखिर में जैसे इनकम टैक्स के पीजीबीपी में 37(1) कैसा है जनरल डिडक्शन, वैसे यहां पर भी एक जनरल डिडक्शन है। और कोई रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा मत मांगना, और कोई रेवेन्यू खर्चा विच इज होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी इनकम। अगर खर्चा कोई इनकम कमाने के लिए कर रहे हो, जो फुल्ली एंड एक्सक्लूसिवली उस इनकम के लिए खर्चा कर रहे हो, कोई रेवेन्यू खर्चा कर रहे हो इनकम कमाने के लिए, उसका डिडक्शन आपको आईएफओएस में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अपन ने इस पे सम्स भी किया है। अब आईएफओएस के अंदर क्या डिसअलावेंस भी होते हैं आईएफओएस में पीजीबीपी जैसे? यस। सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा आईएफओएस के अंदर, जैसे पीजीबीपी में डिसअलाउ हो जाता है पर्सनल एक्सपेंस। उसके बाद अगर टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस नहीं भरा एक्सेट्रा, इंडिया के बाहर पेमेंट कर रहे हो उसका टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस नहीं भरा, तो 100% डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद कैश पेमेंट किया 10,000 रुपए के ऊपर, बेरर चेक से पेमेंट किया, क्रॉस चेक से किया, नहीं चलेगा। अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, ईसीएस सच एज इलेक्ट्रॉनिक मोड, यहां पर भी डिसअलाउ हो जाता है जैसा पीजीबीपी में होता है। उसके बाद किसी रेजिडेंट को पे किया तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा अगर टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस नहीं भरा। रेजिडेंट को पे करने पे 30%, नॉन रेजिडेंट को पे करने पर पूरा 100% खर्चा डिसअलाउ होता है, याद करो पीजीबीपी में पढ़ा था। और आखिर में कैजुअल विनिंग के अंदर कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। तो लॉटरी, पजल, हॉर्स रेस, केबीसी, बेबीसी, हॉर्स रेस जो भी है, कार्ड गेम, बार्ड गेम, ये डायरेक्टली टैक्सेबल है एट 30%। इसके अगेंस्ट कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, किसी भी खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, फ्लैट टैक्सेबल है 30%। ठीक है, तो ये है आपका आईएफओएस का चैप्टर जो हमने लगभग 3-4 लेक्चर में किया था। 40 मिनट के अंदर देखो पूरा का पूरा मैंने रिकैप कर दिया। ठीक है, सो ध्यान रखो सब लोग अपना, इसी तरीके से मैं रोज एक लेक्चर का, एक चैप्टर का रिवीजन वीडियो डालता रहूंगा। बी इन टच विद आवर यूट्यूब चैनल, यहां पर आपको सारे रिवीजन वीडियोस, सारे एमसीक्यू वीडियोस, इसके बाद में पूरा एमसीक्यू का वीडियो भी डालने वाला हूं जो इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। आप लोग अपनी तरफ से एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर देना, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा पूरा रिवाइज करके होगा तब एमसीक्यू करना, तब तक मत करना क्योंकि उसमें मिक्सचर है सब। तो पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया, एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दो, उसके बाद में मैं उस पर पूरा वीडियो डाल दूंगा। आप लोग बस वो वीडियो देख लेना एक बार, आपका एमसीक्यू भी पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और कोई एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के जो एमसीक्यूज है वो सबसे बेस्ट किस्म के एमसीक्यूज है, उससे अच्छे एमसीक्यूज पूरे इंडिया में आपको मिल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ध्यान रखो आप लोग अपना। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।